एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट 50 बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं हमने आपको बताया भी था पहले की क्लासेस में, और एक बार एक वीडियो डाली भी थी जहां पर करीब 15 से 17 बिल्ट इन फंक्शंस की चर्चा कर चुके थे। बिल्ट इन फंक्शंस वे फंक्शंस होते हैं जिनको पाइथन को बनाते समय डेवलप किया गया होता है, और ये स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए होते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इन्हीं बिल्ट इन फंक्शंस के श्रृंखला में सबसे पहला फंक्शन प्रिंट फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का काम करता है। आपको लिखना है सिंपल तरीके से प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपको कोई भी स्ट्रिंग लिख देनी है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कोडोलॉजी वर्ड, और आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, सेव करना है, रन करा लेना है। आप ध्यान से देखिए, आपके सामने रिजल्ट मिल गया। तो पहला फंक्शन आपने कौन सा पढ़ लिया? प्रिंट फंक्शन पढ़ा। सेकंड फंक्शन की बात करें तो सेकंड फंक्शन आपका हो जाता है एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन की चर्चा करते हैं। एबीएस फंक्शन क्या करता है? तो एबीएस फंक्शन किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करके देगा। काम कैसे करेगा ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा यहां पर प्रिंट, प्रिंट के बाद एबीएस, और एबीएस के अंदर आप चाहे पॉजिटिव नंबर लिखो चाहे नेगेटिव नंबर लिखो, सबका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। सपोज दैट अभी मैंने यहां पर लिखा -34, और इसको हमने सेव करके रन कराया, आंसर आपका किस फॉर्मेट में आ रहा है? पॉजिटिव फॉर्मेट में आ रहा है। -34 का आंसर 34 आ गया। तो एबीएस क्या करेगा? एब्सोल्यूट वैल्यू बताने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक डाउट यहां पर होगा, सर अगर 5 ले ले तब आंसर क्या आएगा, या पॉजिटिव में ले ले तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। अगर यहां पर हम किस में ले लेंगे बच्चों? पॉजिटिव में लेंगे, तब भी आंसर आपका किस में आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। सपोज दैट यहां पर हमने 6 लिख दिया, अभी भी आंसर कितना आएगा? 6 ही। देखो आप आ रहा है आंसर। बात समझ में आ गई? दो फंक्शन हो गए। तीसरे फंक्शन की बात करते हैं। तीसरा फंक्शन है पावर फंक्शन। कौन सा है? पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या काम करता है? तो आपने सुना होगा कि पावर फंक्शन किसी भी दो नंबर लिए गए तो पहले नंबर को बेस बनाएगा, दूसरे को एक्सपोनेंट बनाएगा, और उसकी पावर निकाल के हमको दे देगा। कैसे? यहां पर हमने लिखा प्रिंट POW 3,2, 3,2 सेव किया और सेव करके रन कराया। इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 2 हो गया, और 3 की पावर 2 का आंसर आपको कितना मिल जा रहा है? 9 मिल जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो पावर फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा? 2 पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहला पैरामीटर बेस हो जाता है, दूसरा पैरामीटर क्या हो जाता है? एक्सपोनेंट हो जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए एक स्पेसिफिक सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। वो सवाल कैसे पूछेगा? यहां पर लिखेगा प्रिंट, प्रिंट के बाद पावर, और पावर के बाद लिखा 3,4,5 लिख दिया, 3,4,5, और सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए, आंसर 1 आ रहा है। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि सर ये किस बेसिस पर जवाब इसका हमको 1 मिला है, ठीक है ना। तो इसका फटाक से आप प्रोसीजर भी समझ लीजिए। हुआ क्या है? हुआ यह है कि 3 की पावर पहले क्या बनाई गई? 4 बनाई गई, 3 की पावर 4, और उसके बाद इसका मॉडुलस निकाला गया है किससे? 5 से। अब जरा सॉल्व करिए। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 हो जाएगा। कितना? और 81 को मॉडुलस निकाल रहे हैं किससे? 5 से। कितनी बार जाएगा? जाहिर सी बात है कि 5 एकम 5 और 5 अंक 30, 16 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और इसीलिए आपका आंसर यहां पर आपको कितना मिल जा रहा है? 1 मिल जा रहा है। तो अगर 3 पैरामीटर दे देंगे तो किस बेसिस पे सॉल्व होगा? बात समझ में आ गई ना। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये पावर फंक्शन हो गया। आगे बच्चों बात करते हैं, अगला जो आपका बिल्ट इन फंक्शन है वो राउंड है। कौन सा फंक्शन है? राउंड है। राउंड क्या करता है? किसी भी डेसिमल नंबर को राउंड फिगर में रिजल्ट देने का काम करेगा, ठीक है ना। कोई डेसिमल नंबर लिखा है तो उसका राउंड फिगर बताने का वो काम करेगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने लिखा राउंड, और 3.21 लिख दिया, सेव किया, रन कराया। अब ध्यान से देखो, आंसर कितना आ रहा है? मतलब 3.24 को राउंड फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट्स को हटा देगा और केवल इंटीजर वैल्यू लाएगा। अच्छा सर 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद 2 लिखा हुआ है। आपने पढ़ा है ना, राउंड फिगर में बढ़ता कब है? जब 5 से ज्यादा होता है।
है ना, 5 से कम है तो बढ़ेगा नहीं। यहीं पर मैं कर दूं कि मैंने कहा प्रिंट, उसके बाद राउंड, और राउंड में हमने लिखा 5.71, 5.71। अब आंसर कितना आ जाएगा सर? 6 आ गया। क्यों 6 आया? क्योंकि डेसिमल के बाद 7 लिखा हुआ है और 7 5 से ज्यादा है, इसीलिए एक बढ़ गया। बात समझ में आ गई? तो किसके नजदीक है? 6 के नजदीक है ना। और वो वाला 3.24 किसके नजदीक था? 3 के नजदीक था, 4 से बहुत दूर था। बात समझ में आ गई? लेकिन सर अगर इसी राउंड फंक्शन में हम 2 पैरामीटर दे दें तो सवाल बनाता कैसे? ध्यान से देखना। हमने लिखा 332.8152, कॉमा लगाया और यहां पर लिखा हमने 2, मतलब कितने अंकों तक राउंड फिगर में देना है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक। सेव करके रन करा रहा हूं, आप ध्यान से आंसर देखो। दशमलव के बाद कितने अंक मिल रहे हैं बच्चों? 2 अंक मिल रहे हैं ना। अच्छा सर 81 है दशमलव के बाद, तो 82 क्यों हुआ? क्योंकि उधर 5 है और 5 के बाद 2 भी है, 50 से ज्यादा है ना, और 50 से ज्यादा होगा तो अपने पड़ोसी में 1 जोड़ देगा। लेकिन सर यही अगर 48 होता, 36 होता, 50 से कम होता तो नहीं जोड़ता। सिंपल सी बात। जैसे इसी को मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर मैंने लिखा, इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहां पर नीचे पेस्ट किया। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने इसको कर दिया 32। कितना कर दिया? 32। इस बार ध्यान से देखिए, यहां पर 32.81 ही आया है, जुड़ा नहीं। क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि जो 2 अंक हट रहे हैं वो 50 से कम है, ज्यादा होते तब जुड़ता, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर यहां पर तो आपने कॉमा के बाद 2 लिखा है, जो वो पॉजिटिव में लिखा है। इन केस नेगेटिव पूछ लिया हमसे तो उसकी भी बात आ सकती है ना। आपने एक्सेल में पढ़ा होगा या फिर कैल्क में पढ़ा होगा। सेम प्रोसीजर यहां पर लागू होगा। हमने यहां पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद यहां पर हमने लिखा राउंड, और राउंड के बाद हमने लिख दिया 521.815, कॉमा लगाया, माइनस का 3 लिख दिया, माइनस का 3। आंसर कमेंट करेंगे फटाक से, क्या हो सकता है आंसर बताएंगे। अब क्या होगा ध्यान से देखना, नेगेटिव में लिखा है ना, पैरामीटर अगला किसमें है? नेगेटिव। जब सर पॉजिटिव में था तो दशमलव के बाद उतने अंक बचाता था, लेकिन सर जब नेगेटिव में होगा तो दशमलव के बाईं तरफ उतने अंक हटाएगा। नेगेटिव का 3 लिखा हुआ है, नेगेटिव का 3, तो दशमलव के बाद उतने अंकों को क्या कर देगा? वो हटा देगा। ठीक है, तो ये 1 को हटाएगा, 2 को हटाएगा और 3 को हटाएगा। ठीक, और सेव हमने किया, रन कराया। ध्यान से देखिए कितना आ गया? 5000 आ गया। कितना आया? 5000। लेकिन सर यहीं पर अगर मैं 0.2 कर देता तो, ध्यान से देखो, सोचो, यही सारी चीजें समझने वाली हैं। देखो इस बार कितने अंक हटाया? 2 ही अंक हटाया। सर यहां पर 1 कर दूंगा तो कितने अंक हटाएगा बच्चों? केवल 1 अंक हटाएगा बस। देखो कितने अंक हटा रहा है? 1 अंक। सर कुछ नहीं करूंगा तो, कुछ नहीं करूंगा तो फिर दशमलव के उधर वाला हटा देगा, राइट हैंड साइड वाला बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? तो ये सारी बातें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक, मैंने इसीलिए सारे तरीके आपको बता दिए। देखो ध्यान से, सेव करके रन कराया, कितना आया? 5 3 2 2। सर 21 लिखा था, 22 कैसे हो गया? क्योंकि दशमलव के बाद 5 से ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान से देखो, दशमलव के बाद 8 लिखा है ना, और 8 5 से ज्यादा है, इसीलिए 1 में 1 जुड़ गया और कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आई? पक्का यहां तक क्लियर है ना? आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। राउंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसको हटा दो, आगे लिखता चलो, ऐसे ही हटा देना, लिख लीजिएगा। सब कुछ मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। चलो इसके बाद आगे बच्चों, अगला फंक्शन है मैक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन करता क्या है? मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। क्या करेगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू को बताएगा। हमने यहां पर ले लिया 23, 78, 12, 97 और 54। सेव किया, सेव करके रन कराया। ध्यान से देखिए, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 97। तो बता दिया। ऐसे ही यहां पर मिन फंक्शन भी काम करता है। कौन सा फंक्शन काम करेगा? मिन फंक्शन। जहां पर हमने मैक्स लिखा है, यहीं पर क्या लिख देंगे?
मिन फंक्शन लिख देंगे तो ये मिनिमम भी यहां पर आपको बता देगा। और मिनिमम कितना है बच्चों? 12 है। कितना है? 12। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए या फिर आपका लेवल चेक करने के लिए आपको यहां पर दे सकता है ऐसा, ठीक, सेव करके रन कराएगा। और यहां पर क्योंकि लोग किस पर प्रोसेस करते हैं? नंबर्स पर प्रोसेस करते हैं, तो आपका लॉजिक, आपका नॉलेज चेक करने के लिए वो स्ट्रिंग भी दे सकता है। तो हमको दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि इटरेशन में हमको लगाना होता है इसको, तो चाहे टपल पे लगाओ, चाहे लिस्ट पे लगाओ या स्ट्रिंग पे लगाओ। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी चीज हो वो होमोजीनियस हो, मतलब नंबर लिए हैं तो नंबर ही हो, स्ट्रिंग ले रखी है तो स्ट्रिंग ही हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स है तो फ्लोटिंग पॉइंट्स ही हो, ऐसा प्रोसीजर होता है। मतलब नंबर का मतलब नंबर में इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट दोनों आ गया। बट स्ट्रिंग के साथ नंबर का कंपैरिजन मत करवाइएगा, वहां पर आपको एरर मिल सकती है। तो अजय में सबसे बड़ा कौन? वाई। अजय में सबसे बड़ा कौन? वाई। और नंबर्स में वहां पर आपको दिख ही रहा है। बात इतनी समझ में आ गई ना? जैसे अभी मैं यहीं पर ए हटा करके यहां पर मैंने 1 कर दिया, सेव करके रन कराया, अभी भी यहां पर आपको क्या देगा? वाई। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? स्ट्रिंग ही लिखी हुई है ये क्या? स्ट्रिंग ही। तो 1 की काउंटिंग भी किसमें हो रही है? स्ट्रिंग में ही। 1 की काउंटिंग किसमें हो रही है? स्ट्रिंग। अगर लिस्ट बना रहे हो आप तो लिस्ट में ऐसा मत करिएगा एक नंबर लिखा, एक स्ट्रिंग लिख दिया, एक नंबर, एक स्ट्रिंग, एक फ्लोटिंग पॉइंट, ऐसा समथिंग करके, तो वहां पर उसको कंपेयर करने में क्या होगी? दिक्कत। क्योंकि यहां पर तो हर चीज किसमें कंपेयर हो रही है? आज की वैल्यू के आधार पर ही। बात समझ में आई? तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है बच्चों, वो है सम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? सम फंक्शन। सम फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, अगर जो भी पैरामीटर्स इसके अंदर हम लोग देंगे उनका ये क्या कर देगा? सम कर देगा। मैंने लिखा 23, 1, 7 और इसको हमने ब्रैकेट बंद करके रन करा दिया। आंसर कितना आ गया? 1 मिनट। हाँ, सॉरी, यहां पर होता क्या है, सम में आपको एक इटरेबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इटरेबल। ठीक है ना? तो हमने एक ब्रैकेट वहां पर क्या कर दिया था? मिस कर दिया था। हमने लिखा 23, 1, 7। ठीक, सेव करेंगे, रन कराएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको आपका आंसर मिल गया। मतलब डायरेक्टली आप सम फंक्शन के अंदर नंबर नहीं लिखेंगे, उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? टपल की फॉर्मेट में या तो लिस्ट की फॉर्मेट में, किसी इटरेबल की फॉर्मेट में आपको नंबर लिखना पड़ेगा। देखिए, हमने एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस यहां पर लगाया हुआ है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? कि सम फंक्शन के अंदर डायरेक्ट आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल बता दूं सम का। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। चलो, यहां पर एक बार मैंने इस बार ले ली एक लिस्ट, यल नाम की क्या ले ली? एक लिस्ट। इसमें कहा 45, 12, 7, 23, 29, एक लिस्ट ले ली। अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या लगाया? सम। किसका सम निकालना है? लिस्ट का। सेव करके रन करा दिया, आंसर कितना आ गया? 116। ठीक, सम निकल गया। किसका? लिस्ट का। टपल रखेंगे तो टपल का भी निकल जाएगा। सर इसी में मैक्स लगा दो तो काम करेगा क्या? क्यों भैया, काम करेगा? हाँ या ना? कर रहा है? बिल्कुल। मिनिमम लगा दो तो वो भी काम करेगा। ठीक है ना? यहां पर मैं क्या लगा दिया? मिनिमम। किसका चाहिए? एल नाम की लिस्ट का। यहां पर देखो मिनिमम भी आ गया। बात इतनी समझ में आई? तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, सम हो गया। एक फंक्शन और होता है बिल्ट इन फंक्शन, लेन नाम का। किस नाम का? लेन नाम का। जो भी किसी भी वेरिएबल की क्या बताता है? लेंथ बताता है। किसी ऑब्जेक्ट की क्या बताएगा? लेंथ बताएगा। कैसे? जैसे इस हमको लिस्ट की ही लेंथ बतानी है। किसकी लेंथ बतानी है? लिस्ट की। यहां पर देखो कितने आइटम है इसमें? 5 आइटम है ना? तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 5 आ गई। अच्छा, मुझको किसी स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, तो यहां पर लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट के अंदर लेन फंक्शन, और लेन के अंदर आपने लिख दिया पाइथन। क्या लिखा आपने? पाइथन। कितना हो जाएगा? तो इसकी लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 6, क्योंकि पाइथन में PYTHON। एक सवाल ये भी आता है, क्या सर अगर स्पेस रहेगा तो स्पेस को काउंट करेगा? तो बिल्कुल काउंट करेगा। जैसे मैंने यहां पर क्या दिया? पाइथन
लैंग्वेज सेव करके रन कराया, देखो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 6 वर्ड्स किसमें है, पाइथन में है, और बाकी कितने, एक स्पेस 7 हुआ, और 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब स्पेस को भी ये काउंट करके चलता है, ठीक है ना। ये लेन फंक्शन हो गया। लेन फंक्शन के बाद अगला आपका बिल्ट इन फंक्शन है str। अगला बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, str। अब नॉर्मल सी बात सर, str क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सपोज दैट अभी हमने लिखा यहां पर a बराबर 98, और मैंने इसको प्रिंट कराया तो कितना आ रहा है, 98 ही आ रहा है, लेकिन मैंने इसको किस में प्रिंट कराया, str में कन्वर्ट करके। किस में कन्वर्ट करके, str में कन्वर्ट करके प्रिंट कराया। अब कितना आ रहा है, 98। दोनों में सेम सेम दिख रहा है, लेकिन आप जब दोनों का डेटा टाइप चेक करने जाएंगे तो वो चेंज होकर के आएगा, वो डिफरेंट बताएगा, ठीक है ना। अच्छा, डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं सर, तो इसके लिए भी बिल्ट इन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, टाइप फंक्शन। हम आपको एक में ही दोनों बातें बताते हैं। देखो अभी मैंने यहां पर क्या किया, प्रिंट किया, और टाइप पता करना किसका, हमको ए का। सेव करके रन करा, टाइप कितना आ रहा है, इंट। मैंने यहां पर बी नाम का एक वेरिएबल लिया, इधर ही नीचे, बी बराबर str a, और पहले किसको प्रिंट कराया, बी को प्रिंट कराया। फिर हमने क्या चेक किया, इसका टाइप, किसका, बी का। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो, पहले भी 98 आ रहा है, लेकिन उसकी क्लास क्या है, इंटीजर। दोबारा भी 98 आ रहा है, मगर उसकी क्लास क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर, ठीक है। आगे चला जाए, चलो अगला एक और फंक्शन होता है REPR। कौन सा फंक्शन, ध्यान से सुनना, नोट करना। REPR ये करता क्या है सर, करता क्या है, ध्यान से देखो। जैसे, अच्छा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा AJAY। पहले ध्यान से देखो, सेव करके हमने क्या कराया बच्चों, रन कराया। आंसर में आपको क्या मिल रहा है, अजय मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अजय मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूंगा PRINT और इसके अंदर REPR, फिर सेव एंड रन, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, कुछ डिफरेंस दिखा। तो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि ये कोई स्ट्रिंग है, तो आप REPR फंक्शन लगाइए, तो स्ट्रिंग में एक इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिकली लग के आएगा, और स्ट्रिंग अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करेगी कि आई एम अ स्ट्रिंग। बात समझ में आई ना, नई चीज है, नोट कर लीजिए फटाक से। आगे चलते हैं फिर, तो ये आपका रिप्रेजेंट फंक्शन हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अगला फंक्शन है इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स। इंट फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखना। जैसे अभी मैंने लिखा a बराबर, एक स्ट्रिंग लिख दिया मैंने 65। क्या लिखा, एक स्ट्रिंग में क्या लिखा हमने, 65। अब मैं इसको बदलना चाहता हूं किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में। अभी इसका फॉर्मेट चेक करिए पहले आप। यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद टाइप ऑफ ए, कितना आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है। लेकिन मैंने यहां पर लिखा बी बराबर इंट ऑफ ए, इंट ऑफ ए, और उसके बाद हमने कर लिया प्रिंट, क्या, बी की वैल्यू और बी का टाइप, दोनों हमने प्रिंट कर लिया। यहां पर बी की वैल्यू प्रिंट करी और बी का टाइप प्रिंट कर लिया। सेव करके रन कराया, आप ध्यान से देखिए। इंटीजर ने क्या किया, ए की वैल्यू को, स्ट्रिंग जो थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई, चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे फिर, जैसे मैं यहां पर इंट ले रहा हूं और इंट के अंदर मैंने लिखा 4.98, सेव करके रन कराऊंगा, आंसर किस में मिलेगा आपको, इंटीजर में ही मिलेगा। बात समझ में आई ना। तो ये इंट क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट को या स्ट्रिंग नंबर को किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही सर फ्लोट कैसे काम करेगा, यहां पर हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर फ्लोट, और फ्लोट के अंदर सपोज दैट मैंने लिख लिया 56। सेव करके रन कराया तो कितना आ गया, 56.0, क्योंकि 56 क्या है, इंटीजर, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, फ्लोटिंग पॉइंट में। ऐसे अगला एक फंक्शन और होता है कॉम्प्लेक्स। कौन सा फंक्शन,
कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। इसमें कैसे नंबर देने हैं, मैंने लिखा 4,7। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो 4 + 7J आ गया। क्या आ गया, 4 + 7J। 4 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कि रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। 7 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। दो एट्रीब्यूट भी उसके होते हैं, इमेज और रियल, वो भी हमने आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, इंट हुआ, फ्लोट हुआ और कॉम्प्लेक्स हुआ। सर इसके बाद एक फंक्शन होता है बूल। कौन सा फंक्शन, बूल। ध्यान से देखना बूल क्या काम करता है, मैंने यहां पर लिखा 1। अब 1 का बूलियन क्या होता है, ट्रू होता है ना। 1 को क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। यहीं पर मैं लिख दूं 0, तो 0 को क्या कहेगा, 0 को क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। सर -6 लिख दे तो, -6 लिख दे तो ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि याद रखिएगा सारे नॉन जीरो नंबर्स ट्रू की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। अगर 0 लिखा है तो फॉल्स आएगा, 0 के अलावा कुछ भी लिखा है तो किसमें आएगा, ट्रू आएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये बूल फंक्शन हो गया। बूल फंक्शन के बाद बच्चों अगला जो फंक्शन होता है वो होता है हेक्स, ऑक्ट और बाइनरी। हेक्स, ऑक्ट और बाइनरी कैसे, ध्यान से देखो मैंने यहां पर लिखा BIN और बाइनरी मुझको चाहिए किसका, 5 का। 5 का बाइनरी मुझे लगता है सबको याद होगा 101। आंसर देखो कितना आ रहा है, 101 आ रहा है। और आगे क्या लगा हुआ, 0B, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बता रहा है कि 101 जो है वो एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही ऑक्टल की बात करें हम लोग, यहां पर जैसे मैंने ले लिया OCT, OCT ऑक्टल मुझको चाहिए 34 का, किसका, 34 का। 34 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 42। क्या होगा, 42। और 42 के आगे क्या लिखा हुआ है, 0O, 0O, जो ये बता रहा है कि 42 जो लिखा है वो किसमें लिखा है, ऑक्टल में लिखा, किसमें लिखा है, ऑक्टल, ठीक है ना। ऐसे हेक्सा में चाहिए तो हेक्सा के लिए, हेक्सा के लिए बच्चों HEX, HEX, और इसके अंदर मैंने लिखा सपोज दैट 47। 47 को हेक्सा में बदल रहा है, कितना आ गया, 2F। कितना आया, 2F। सर आगे 0X लगा है, वो ये बता रहा है कि जो 2F लिखा हुआ है ना वो हेक्सा फॉर्मेट में है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज है। ये हेक्साडेसिमल नंबर, ये ऑक्टल नंबर और ये बाइनरी नंबर। सर डेसिमल कहां गया, फिर इंटीजर को डेसिमल ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ फंक्शन समझ में आ गए होंगे, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा। इतनी बातें समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखना बच्चों, हटा दो ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है लिस्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लिस्ट फंक्शन। अब लिस्ट फंक्शन काम क्या करता है, इन केस मैंने यहां पर एक लिस्ट ले ली, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करना चाहा मैंने, लिस्ट में। तो यहां पर क्या आ गया, अजय जो लिखा था स्ट्रिंग में, अब उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, लिस्ट में। एंड यू नो इट वेरिएबल दैट लिस्ट इज एन म्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें आप एलिमेंट्स को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सर कांस्टेंट लिस्ट बनानी है तो हमारे पास टपल फंक्शन होता है, हमने आपको वो भी पढ़ा रखा है। यहां पर हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिखा टपल, और टपल में मैं इस बार दे रहा हूं पाइथन, पाइथन की टपल बना दे उसको। तो ये पाइथन की क्या बन गई, एक टपल बन गई। पहचानेंगे कैसे सर, अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो टपल है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो लिस्ट है, ठीक है ना। लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होती है। बात समझ में आ गई ना। आगे आइए, नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। क्या कहते हैं, सेट। यहां पर हमने ले लिया अजय, और अजय की हम लोग सेट निकालते हैं। आप ध्यान से देखो AYJ आ गया है, क्या आ गया, AYJ। सर अजय में A 2 बार है, तो A 2 बार क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। हाँ एक चीज और, सर AJAY आना चाहिए ना, J पीछे क्यों चला गया, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है, सेट की इंडेक्सिंग नहीं होती है। सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं। तो ये आपके और कौन से फंक्शन हो गए, लिस्ट हो गया, टपल हो गया और सेट हो गया। बात इतनी समझ में आई।
पक्का ना। एक फंक्शन और बच रहा है मैपिंग का, कौन सा, डिक्ट फंक्शन, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं फटाक से। देखो डिक्शनरी में कैसे बदलना है किसी चीज को, तो हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, डिक्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल होता है, यहां पर मैंने लिखा नेम बराबर एजे कॉमा एज बराबर 24 और इसको हमने कर दिया बंद और रन कराया। ध्यान से देखो, नेम नाम की बनी उसकी वैल्यू एजे हो गई और एज नाम की बनी उसकी वैल्यू 24 हो गई और इसको एक करली ब्रैकेट में रख दिया और की वैल्यू पेयर अगर बनता है, एक मैपिंग बनती है इसकी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिक्शनरी कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, हमारी कुछ डेटा टाइप वाले फंक्शंस हैं जो कि अलग अलग डेटा टाइप्स को बदलने का काम करते हैं, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। ठीक है ना। अगला काम का और इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑल और एनी। ऑल और एनी ध्यान से समझना, ऑल और एनी काम क्या करेगा। ठीक है, ऑल फंक्शन क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑल ट्रू तब देगा जब सारे नंबर्स नॉन जीरो होंगे। ऑल ट्रू तब देगा जब सारे नंबर्स नॉन जीरो होंगे। कैसे सर, मैंने लिखा 34 या फिर 4 कॉमा -9 कॉमा 12। अब देखो सारे नंबर्स क्या है बच्चों, कहां चला गया, अच्छा इसमें मुझको क्या देना था, एक ब्रैकेट और देना था, है ना। इसके अंदर हमको इटरेशन देनी पड़ती है, क्या देनी पड़ेगी, एक इटरेशन देनी पड़ेगी। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सर क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि सारे नंबर्स क्या है, ट्रू है या नॉन जीरो है। अगर कोई भी जीरो होगा तो ये तुरंत क्या दे देगा हमको, फॉल्स देगा। हमने यहां एक जीरो लिख दिया, अब ध्यान से देखो आंसर कितना आ रहा है, फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि एक नंबर जीरो है और ऑल कहता है, ऑल मतलब सब, सब ट्रू हो तो ट्रू देंगे। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अच्छा सर जीरो ना लिखा हो, ऐसे स्मार्ट तरीके से क्या लिख दिया हो, फॉल्स लिख दिया हो, तब क्या होगा, तब भी फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी सारे ट्रू नहीं है। बात समझ में आ गई। यहीं पर अगला हमारे पास फंक्शन है एनी। कौन सा फंक्शन है, एनी। एनी कहता है अगर कोई भी ट्रू है तो हम ट्रू दे देंगे, कोई भी ट्रू है तो हम ट्रू दे देंगे। कैसे, जैसे मैंने लिखा टपल ले ली, उसमें लिखा 0 कॉमा 2 कॉमा फॉल्स। अब ध्यान से देखो इसमें कितने ट्रू हैं, एक, और कितने फॉल्स, तो क्या आ गया, ट्रू आया। क्यों, क्योंकि एनी क्या कहता है, एनी कहता है एक भी ट्रू होगा तो हम ट्रू दे देंगे। अच्छा इसको भी जीरो कर दो, अब क्या आएगा, अब फॉल्स आ गया। तो बात समझ में आई, ऑल में फॉल्स तब आएगा जब सारे ट्रू होंगे, एनी में फॉल्स तब, ट्रू तब आएगा जब, मैंने क्या बोला समझ में आया, ऑल में ट्रू तब आएगा जब सारे ट्रू होंगे, एनी में ट्रू तब आएगा जब एक भी ट्रू मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई एक ट्रू मिल गया, दो मिल गए, सारे मिल गए तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो ऑल हो गया और एनी हो गया, यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, पक्का नहीं है ना। आगे चला जाए, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है फिल्टर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन। ध्यान से समझते चलिएगा, बातों को नोट करते चलिएगा। फिल्टर फंक्शन काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। इसके लिए हमने एक नंबर्स की लिस्ट ले ली, नंबर्स में हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5। एक हमने लिस्ट बना ली, किसकी, नंबर्स की। और इसके बाद हमने यहां पर लगाया इवन, ये प्रोग्राम हमने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले। ठीक, यहां पर लिखा फिल्टर, और फिल्टर के बाद हम लोग बनाते हैं एक लैम्डा फंक्शन। लैम्डा कीवर्ड से क्या बनता है, एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन बनते हैं, हमने आपको पढ़ा भी रखा है। यहां पर हमने लिखा एक्स, कॉलन लगाया, और एक्स मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 कॉमा लगाएंगे, और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिख दें, नंबर्स। नंबर्स का मतलब एम, NUM। ठीक है ना, ये बन गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, नीचे आकर के प्रिंट करा लेना है, किसको, इवन को। ठीक, हमने प्रिंट करा लिया, सेव किया, सेव करके रन कराया। ध्यान से देखो आपको क्या मिल रहा है, कहां गया, आगे क्या लगी थी, अच्छा हाँ इसमें आगे क्या लगी थी, लिस्ट लगी थी ना, लिस्ट इवन। ठीक, तो क्या आ गई,
दो तरीके हो सकते हैं। आप अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर भी आप डायरेक्टली लिस्ट बना सकते हो, बट आप अगर डायरेक्टली नीचे लिस्ट लगा रहे हो तो ये भी, वो आपको मैंने दूसरा तरीका बताया था, वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था जो बताया था। और ये जो चीज है ये क्या है, डायरेक्टली फिल्टर फंक्शन इस्तेमाल करके नीचे हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। वहां पर आपको डायरेक्टली क्या किया गया था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया गया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और अभी हमने आज आपको क्या बताया, नया तरीका जिसमें आप लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल नीचे कर रहे हो वेरिएबल में, ठीक। फिल्टर, ये फिल्टर फंक्शन है तो इसमें, ठीक है। नहीं, आपको क्योंकि आंसर किस में चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए ना, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिल्टर केवल फिल्टर करता है बस, ठीक है ना। रिटर्न क्या करेगा, एक इटरेटर रिटर्न करेगा जो कि किसी और इटरेटर से फिल्टर किया है नंबर्स को। कैसे, 1 2 3 4 5 एक क्या है, इटरेटर है ना, इससे फिल्टर किया गया है। किसको किसको, 2 और 4 को। अब 2 और 4 फिल्टर तो हो गया, बट उसको रिप्रेजेंट किस में करना है, लिस्ट में। तो कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, टपल में करना है तो टपल लगा दो। बात समझ में आई ना, ये चीज होती है। अभी यहां पर मैं लगा दे रहा हूं टपल, सेव एंड रन, किसमें आ गया, ठीक है ना। बस फिल्टर फिल्टर करेगा, बस आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट डिसाइड करेंगे। आपने लिस्ट लगाया, लिस्ट में मिल गया, हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर बढ़ गया, सॉरी टपल, ठीक। लिखो फटाक से आगे चले। चले आगे, लिख लिया ना, चलो फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद बच्चों अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है मैप का। किसका है, मैप का, ठीक। मैप क्या काम करता है, ये अप्लाई करेगा एक फंक्शन किसी इटरेटर के सभी आइटम्स पर, अप्लाई करेगा एक फंक्शन किसी इटरेटर के सभी ऑब्जेक्ट्स पर या एलिमेंट्स पर। ध्यान से देखो कैसे, जैसे अभी मैंने क्या किया, एक num बराबर 1 2 3 4 5 लिखा, और यहां पर मैं कर रहा हूं डबल नाम का एक बना लिया क्या, वेरिएबल, और इसके ऊपर लगाया मैंने मैप फंक्शन। मैप फंक्शन के अंदर हमने फिर से किसको डिफाइन किया, लैम्डा को। लैम्डा के बाद हमने लिखा यहां पर ए कॉलन ए इंटू 2, ठीक, और देन कॉमा लगा के हमने यहां पर लिख दिया नम, और फिर से हमने इसको प्रिंट करा लिया किस फॉर्मेट में, लिस्ट की फॉर्मेट में। लिस्ट में हमने लिखा डबल, अंतर जानते रहना, फिल्टर फिल्टर करता था, मैप सारे एलिमेंट पर काम करेगा, ठीक है ना। सेव करके रन करा, ध्यान से देखो सारे आइटम क्या हो गए हैं, डबल हो गए हैं। सारे आइटम्स क्या हो गए बच्चों, डबल हो गए हैं, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैप अप्लाइज अ फंक्शन टू ऑल आइटम्स इन एन इटरेबल। अगर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये किसी इटरेबल के सारे आइटम्स पर किसी फंक्शन को अप्लाई करता है, ठीक। आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला जो फंक्शन है वो है रेंज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रेंज फंक्शन। नोट हो गया, चलो देखो नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन काम क्या करेगा, कैसे काम करेगा, आपको मैं बताता हूं, 2-3 तरीके बताता हूं। जैसे मैंने लिखा फॉर, लूप के थ्रू बताता हूं, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर मैंने लिख दिया 5, क्या लिखा 5, और मैंने प्रिंट करा दिया किसको, आई को। सेव करके रन कराया, आप ध्यान से देखो 0 1 2 3 4, रेंज के अंदर जो भी आप नंबर लिखोगे 0 से लेकर वहां तक का नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब 5 आपने लिखा है तो 5 को छोड़ देगा वो, और 5 के पहले के सारे नंबर्स एक एक के गैप पे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन सर अगर मैं ये लिख दूं 5 10, इसका मतलब क्या है, 5 से लेकर 10 के पहले तक का, 10 के पहले तक का मतलब 9 तक का, 5 से लेकर 9 तक का प्रिंट कर देगा। सर कर दिया प्रिंट, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं 5 से 20 20, मतलब 5 से 19 तक का प्रिंट करेगा, लेकिन आगे मैंने लगा दिया कॉमा करके 3, इसका मतलब क्या है, अब 3 3 के स्टेप का प्रिंट करेगा। 5 क्या है, स्टार्ट,
20 क्या है? स्टॉप। 3 क्या है? स्टेप। इसके बारे में हमने आपको लिस्ट में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। जब क्या पढ़ाई थी? स्लाइसिंग पढ़ाई थी, ठीक है ना। सेव करके रन कराइए। देखो 5, 5 के बाद 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 14, 14 में 3 जोड़ो 17, सर 17 में 3 जोड़ो 20 भी आ सकता है ना, लेकिन 20 को इंक्लूड नहीं करेगा, 20 शामिल नहीं होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला तरीका हो गया रेंज का। सर दूसरा तरीका बताइए। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा टपल, टपल के अंदर मैंने लिखा रेंज, और रेंज के अंदर लिखा 23, 50, 6। सेव एंड रन। कुछ बात समझ में आई क्या? मतलब ये भी एक इटरेटर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक सीक्वेंस जनरेट करेगा। उस सीक्वेंस को हमने किस में कन्वर्ट करा लिया? टपल में कन्वर्ट करा लिया। तो किस में आ गया बच्चों? टपल में आ गया। लेकिन सर यहीं पर अगर मुझको लिस्ट चाहिए होती तो मैं लिखता प्रिंट, प्रिंट के बाद यहां पर लिस्ट, और लिस्ट के बाद रेंज, रेंज के बाद मैंने लिख दिया 6। ठीक, सेव एंड रन। कितना आया? 0, 1, 2, 3, 4, 5। किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग की फॉर्मेट में। सर सेट लिस्ट की फॉर्मेट में। सेट चाहिए होता तो सेट की फॉर्मेट में जाता। कुल मिलाकर के इतना याद रखना है कि जो रेंज फंक्शन है वो एक सीक्वेंस जनरेट करता है। बात समझ में आ गई? नोट करेंगे, आगे चले फिर हम लोग। चला जाए, चलिए देखिए आगे। आपका अगला फंक्शन है रिवर्स्ड। कौन सा फंक्शन है? रिवर्स्ड। लिखेंगे इसको भी सारे लोग फटाक से। देखो कैसे, जैसे यहां पर मैंने लिखा नम, क्या लिखा बच्चों? नम, और मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन नम। किस पर लूप लगाया? नम पर। और मैंने प्रिंट कर लिया किसको? आई को। किसको प्रिंट किया? आई को। सेव करके रन करा रहा हूं, ध्यान से देखो। नम नाम की एक लिस्ट है, कह दो हाँ सर, उसका मैंने उसकी ट्रैवर्सिंग करा दी। तो कितना आया? 1, फिर 2, 3, 4, 5। सर रिवर्स्ड कैसे काम करेगा? ध्यान से देखो कैसे काम करेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं REVERSED, रिवर्स्ड। आंसर देखिए आप, क्या दिखा? जैसा नाम वैसा काम। उसने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को रिवर्स कर दिया। बात समझ में आई? मतलब जहां पहले 1 आ रहा था वहां कितना आने लगा? पहले 5 आने लगा। ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? नोट करते रहिए। रेंज हो गया, रिवर्स्ड हो गया। कितनी बातें क्लियर हो गई? चलो वेरी गुड। आगे चले। देखो एक तरीका ये भी है, ऐसे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? नम बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना? अच्छा यहां पर मैंने लिखा, जैसे सपोज दैट 11 लिखा, 32 लिखा, 36 लिखा, 24 लिखा, एंड 5 लिख दिया। सेव करके रन करा, देखो रिवर्स हो गया कि नहीं? 5 पहले आ गया, उसके बाद 24, फिर 36, फिर 32, फिर 11। ठीक है ना? लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहीं से मैं लिस्ट हटा दूं तो यहां पर इसका आउटपुट बहुत अजीबोगरीब फॉर्मेट में आएगा। ठीक है ना? यहां से मैंने क्या कर दिया? लिस्ट हटा दिया। सेव करके रन करा रहा हूं, ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है क्या? बहुत अजीबोगरीब सा आंसर आ रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए आपको यहां पर उस सीक्वेंस को लिखना पड़ेगा जिसमें आप आंसर चाहते हो। मैं किसमें चाहता हूं? टपल में चाहता हूं, तो मुझको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? टपल लिखना पड़ेगा। सेव करके रन कराया, देखो किसमें आ गया? टपल में आ गया। मैं किसमें चाहता हूं? मैं लिस्ट में चाहता हूं, तो यहां पर लिस्ट लिख दूंगा। देखो मैंने यहां पर किसमें लिख दिया बच्चों? लिस्ट में लिख दिया। तो इनको सीखते चलिए। हो गया फंक्शन, ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं, है ना? काम के हैं, एग्जाम में वन लाइनर इनसे बना सकता है आपके लिए।
ठीक, तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? रिवर्स फंक्शन हो गया। रिवर्स फंक्शन के बाद सर आगे कौन सा फंक्शन होता है? तो बच्चों आगे हमारे पास होता है सॉर्टेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सॉर्टेड। काम करवा के दिखाएं, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद SORTED, सॉर्टेड। सॉर्टेड इसका करना हमको नम का, तो यहां पर नंबर हमारा किस फॉर्मेट में आ गया? सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। कैसे सॉर्टेड फॉर्म में? पहले 5 आएगा, फिर 11, फिर 24, फिर 32 और 36, मतलब लिस्ट हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। ठीक, कितने हो गए फंक्शन? 27 फंक्शन हो गए ना, 27वां चल रहा है। हाँ, 26 हो गए, 27वां चलने चल रहा है। ठीक, सॉर्टेड हो गया। टाइप मैंने बता ही दिया है आपको। आगे चलो बच्चों, जो हमारी शुभ संख्या है 51 है ना, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आगे हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? आईडी फंक्शन। सर आईडी क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी एड्रेस को बताने का काम करता है। जैसे मैंने कहा a बराबर 76 और मैं a की आईडी को प्रिंट करना चाहता हूं। किसकी? a की आईडी को। ध्यान से देखो, मेमोरी हमारे लैपटॉप में कहां पर स्टोर है? तो इस आईडी पर स्टोर है। इस ए नाम के ऑब्जेक्ट की, ए नाम के वेरिएबल की एक स्पेसिफिक आईडी बन गई है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाता है? आईडी हो जाएगी। बात समझ में आई ना? आईडी की चर्चा हमने कहां करी थी? जब मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा रहा था तब, कि सेम आईडी पर होगा तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या देगा? मेंबरशिप कह रहा हूं, सॉरी, आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? आइडेंटिटी। इज और इज नॉट, अगर दोनों की आईडी सेम सेम, इज में ट्रू आता था, और दोनों की आईडी अलग अलग तो इज में फॉल्स आता था। याद है ना ऑपरेटर वाले चैप्टर में? तो आईडी हो गया। सर आईडी के बाद अगला क्या है? अगला है हमारे पास ORD फंक्शन और CHR फंक्शन। ORD फंक्शन और CHR फंक्शन काम कैसे करेगा सर बताइए? मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद ORD। ORD क्या करता है? किसी भी लेटर की ASCII वैल्यू को बताता है। जैसे हमने कहा, सर बताइए कैपिटल A की ASCII वैल्यू कितनी होगी? देखो ASCII वैल्यू कितनी आ गई? 65। सर स्मॉल a की ASCII वैल्यू कितनी होगी? मैंने बता रखा है आपको, क्या होगी बच्चों? 97। सेव किया और रन कराया, आप ध्यान से देखिए 97 आ गया। ठीक है ना, तो हर लेटर की, हर डिजिट की, हर सिंबल की एक ASCII वैल्यू होती है। जैसे हैज की ASCII वैल्यू क्या होगी? किसकी? हैज की ASCII वैल्यू देखो, आगे हैज की ASCII वैल्यू कितनी होती है? 35। ठीक है ना। हाँ, इसमें याद क्या रखना है? केवल लेटर्स का याद रख लेना बस, ए से लेकर जेड तक स्मॉल वाला और ए से लेकर जेड तक कैपिटल वाला। और उसमें भी क्या याद रखना है भाई? छोटे लेटर में ए का 97 और कैपिटल लेटर में ए का 65, बस उसी में ऐड करते जाइए आप, बस बात बन जाएगी। ठीक है ना। सर 012 का भी होता है क्या? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भी होता है। ठीक है ना। कैसे? ध्यान से देखो, ये जीरो का आ गया। किसका आ गया बच्चों? जीरो का। जीरो कितना होता है? 48, 48। तो फिर 1 का कितना होगा? 1 का कितना होगा बताओ? 49, 49। 2 का कितना होगा? 50। ठीक है ना। इस तरीके से ORD फंक्शन क्या करता है? किसी भी लेटर की ASCII वैल्यू बताता है। पक्का ना? ठीक है। सर CHR क्या करता है? तो ASCII वैल्यू को लेटर में कन्वर्ट करेगा। ORD का उल्टा CHR। ठीक, काम कैसे करेगा दिखाइए करके सर। यहां पर हमने लिखा CHR और CHR के अंदर सपोज दैट मैंने लिख दिया 97। कितना लिख दिया बच्चों? अब 97 किसकी वैल्यू? A की है ना, तो A आ गया। अभी मैं लिखूंगा यहां पर 35, तो क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? यहां पर देखो मैंने लिख दिया 35, मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर CHR, CHR के अंदर 35, कितना आ गया? कितना आया? हैज आ गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या काम कर जाएगा? क्या काम कर जाएगा? CHR फंक्शन, ORD फंक्शन, ठीक है ना, और ID फंक्शन। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे चले, आगे चलते हैं। आईडी फंक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया।
इसके बाद एक फंक्शन और है हैज फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? हैज, HASH। ठीक, काम क्या करता है? एक हैज वैल्यू रिटर्न करेगा किसी ऑब्जेक्ट की, अगर है तो किसी ऑब्जेक्ट की हैज वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने कहा ए बराबर अजय, और यहां पर प्रिंट कराया क्या? ए को। फिर मैंने प्रिंट कराया हैज ऑफ ए, HASH, हैज ऑफ ए। सेव करके रन कराया तो देखो ये हैज वैल्यू इसकी आ गई। इसकी कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों? हैज वैल्यू आ गई है। ठीक, ये इसकी क्या है? हैज वैल्यू है। अब ये नहीं है कि सर हमसे पूछ लिया बताओ पाइथन की हैज वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको अपने मन से नहीं बता सकते। बस ये याद रखो कि कंप्यूटर एक हैज वैल्यू जनरेट करता है। कौन सा फंक्शन लगाने पर? हैज लगाने। ठीक है ना, जैसे हमको अभी जनरेट करवानी है ए की हैज वैल्यू, तो मैं यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हैज, और हैज के अंदर यहां पर मैंने लिख दिया कैपिटल ए, सेव एंड रन। कितनी हैज वैल्यू आ गई इसकी? पाइथन ने, सिस्टम ने कुछ हैज वैल्यू जनरेट कर दी। ठीक है, तो वो फिक्स नहीं होती है, जैसे आईडी में फिक्स नहीं बता सकते हो क्या कि आप आईडी क्या देगा वो। ठीक, तो ऐसे ही हैज वैल्यू आ जाएगी। एक फंक्शन आपने कौन सा और देख लिया? हैज देख लिया। आगे चले, आगे है इज इंस्टेंस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इज इंस्टेंस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा क्या काम करेगा। इज इंस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को चेक करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को चेक करता है। कैसे सर बताइए? जैसे मैंने लिखा यहां पर प्रिंट, प्रिंट के बाद इज इंस्टेंस, INSTANC, इज इंस्टेंस, और मैंने इसके अंदर लिखा 524। 524 क्या है? इंटीजर है ना, क्या है? इंटीजर। तो कॉमा लगाऊंगा और लिखूंगा इंट। आंसर क्या आएगा बच्चों? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि 524 एक इंटीजर ही है। ठीक, फिर से एक एग्जांपल और, मैंने यहां पर लिखा राज। क्या लिखा? राज। अब ध्यान से जरा बताइए मुझको, राज का डेटा टाइप क्या है? STR है ना। सेव करके रन कराऊंगा, कितना आया? ट्रू आया। लेकिन मैं कह देता राज एक स्ट्रिंग नहीं है, राज एक इंटीजर है, तो क्या कहेगा? तुरंत कहेगा गलत बात, राज क्या है? एक स्ट्रिंग ही है। ठीक, तो इज इंस्टेंस क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को चेक करता है और ट्रू या फॉल्स में वैल्यू बताता है, क्या उस डेटा टाइप की वैल्यू वही है। नोट करिए, आगे चलें। आगे चला जाए बच्चों। चले आगे। आगे है इज सब क्लास। अगला फंक्शन कौन सा है? इज सब क्लास। फिलहाल ये जो फंक्शन है ये ऊप्स के रिगार्डिंग है, मतलब जहां पर आप पाइथन में ऑब्जेक्ट और क्लासेस बनाना सीखते हैं वहां की बात है। फिर भी हम आपको बना करके दिखाते हैं। सपोज दैट अभी मैंने एक क्लास बनाई, किस नाम की? कार नाम की एक क्लास बनाई। ठीक है ना, और इसके अंदर अभी मुझको कुछ नहीं लिखना है, तो मैंने आपको जुगाड़ बता रखा है कि जब कुछ ना हो आपके पास तो क्या है? पास है। ठीक, मैंने लिखा, और उसके बाद फिर से मैं एक क्लास बना रहा हूं, और क्लास में मैंने कहा कि जैसे नैनो नाम की एक क्लास बनाई और इसके अंदर इस कार को ही दे दिया, तो अब ये क्या हो गई? इसकी सब क्लास हो गई। ठीक, इसके अंदर भी हमने क्या लिख दिया? पास। और मैं प्रिंट करा ले रहा हूं इज सब क्लास, इज सब क्लास। और सब क्लास में क्या? सबसे पहले मैंने लिख दिया कि नैनो कॉमा कार। सेव करके रन कराया, आंसर कितना मिल रहा है आपको? ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नैनो है ना वो कार की सब क्लास है। जो नैनो है वो कार की क्या है? सब क्लास है, क्योंकि पहले कौन डिफाइन करी गई है? कार। कार के अंदर किसको डिफाइन किया गया है? नैनो को। ठीक है ना, तो वो उसकी सब क्लास हो गई, इसीलिए क्या आ गया? ट्रू आ गया है। इसको भी आप नोट कर लेंगे।
आगे चलें। हमने आपको dir फंक्शन पढ़ाया है, क्या काम करता है? किसी भी डेटा टाइप के सारे मॉड्यूल्स को या मेथड्स को, किसी मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को, है ना, किसी डेटा टाइप के सारे मेथड्स को रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। तो ये समझ में आया। अगला फंक्शन नोट करेंगे dir, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। अगला फंक्शन क्या है? dir। देखो ध्यान से काम क्या करता है। यहां पर मैं लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर dir, और dir के अंदर मैं लिखा सेव एंड रन। आप ध्यान से देखिए, कुछ देख पा रहे हैं क्या? सर अजय क्या है? एक स्ट्रिंग है। अजय क्या है? एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए कितने सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? उन सब की एक लिस्ट जनरेट करता है कौन? dir फंक्शन, है ना। या आपकी लैंग्वेज में कहें, जो आपने सीखा पढ़ा समझा है, जो हमने बताया आपको कि किसी भी मॉड्यूल के सारे फंक्शन, तो स्ट्रिंग क्या है? मॉड्यूल है एक ना, स्ट्रिंग मॉड्यूल के सारे फंक्शन आ गए, ठीक है ना। ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लिखो, आगे चलें। ये आपके क्या है? ये सब आपके बच्चों स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। स्ट्रिंग के सारे क्या हैं? मेथड्स हैं, ठीक है ना। आप सबने सब कुछ पढ़ भी रखा है, स्प्लिट, स्ट्रिप, स्वैप केस, जेड फिल, अपर, ट्रांसलेट, आर पार्टीशन, आर जस्ट, इंडेक्स, आर फाइंड, एल स्ट्रिप, लोअर, सब तो पढ़ा है। तो स्ट्रिंग के सब क्या हो गए बच्चों? फंक्शंस हो गए। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है गेट एट्रीब्यूट। गेट ए डबल टी आर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? गेट ए डबल टी आर फंक्शन। काम कैसे करता है? ध्यान से देखो। ये एक नेम्ड एट्रीब्यूट की, किसी ऑब्जेक्ट के नेम्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू लौटाएगा। कौन सा फंक्शन? गेट ए डबल टी आर फंक्शन। गेट ए डबल टी आर फंक्शन, या फिर गेट एट्रीब्यूट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की नेम्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू, किसी ऑब्जेक्ट के नेम्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहां पर हमने लिखा क्लास std। मैंने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई और उसमें हमने नेम दे दिया। नेम क्या है उसका? अजय। नेम क्या है बच्चों? अजय। अब ध्यान से देखो, मैं प्रिंट कर रहा हूं, यहां पर क्या प्रिंट कर रहा हूं? गेट ए डबल टी आर। और इसके अंदर मैं कह रहा हूं स्टूडेंट का, std का मुझको क्या चाहिए? मुझको नेम चाहिए। std का मुझको नेम चाहिए। सेव करके रन कराया। ध्यान से देखो क्या मिल रहा है आपको? क्या मिला? अजय मिला ना। तो हमने सबसे पहले क्या बनाई? एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। इस क्लास में हमने एक एट्रीब्यूट दिया नेम नाम का, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या दे दी हमने? अजय। तो हमने कहा स्टूडेंट नाम की क्लास से नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू बताओ। तो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? अजय है, आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास गेट एटीआर फंक्शन हो गया। आगे चलें। आगे है हैज एटीआर, हैज एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट का मतलब वो पता करता है कि क्या उस नाम का एट्रीब्यूट है या नहीं। देखो ध्यान से, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहां पर हमने जहां पर लिखा है गेट एट्रीब्यूट, यहां पर लिख दिया हैज एट्रीब्यूट। ठीक, क्या लिखा? हैज एट्रीब्यूट। सेव करके रन कराया तो देखो है ना, एसटीडी नाम की क्लास में नेम नाम का एट्रीब्यूट है, इसीलिए क्या दे रहा है वो? ट्रू दे रहा है। अगर यहीं पर मैं लिख देता अभी एज नाम का, किस नाम का? एज नाम का, तो एज नाम का एट्रीब्यूट है नहीं, है ना, तो कितना दे दिया? फॉल्स दे दिया। बात समझ में आई? तो किसी क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट होगा तो हैज एट्रीब्यूट क्या देगा? ट्रू। नहीं तो क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा। ठीक, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें क्यों भैया? आगे चला जाए, चलिए। आगे है सेट एटीआर। ये एट्रीब्यूट को सेट करेगा। क्या करेगा? एट्रीब्यूट को सेट। लिखो SET किस में सेट करना है? STD में। किस नाम से? एज नाम से। एज कितनी रखनी है? 24। ठीक, देन प्रिंट कर लेना है आपको।
ध्यान से देखो आंसर आ गया। ठीक है, आया। हमने क्या किया, हमने सेट किया एट्रीब्यूट किसमें, एसटीडी नाम की क्लास में। किस नाम का एट्रीब्यूट, एज नाम का। वैल्यू क्या दे दी 24, और मैंने प्रिंट करा लिया स्टूडेंट से, स्टूडेंट नाम के क्लास से एज नाम का एट्रीब्यूट कितना आ गया 24 आ गया। देखो यहां पर कितना आ रहा है 24। चलो अच्छा, आगे नहीं पढ़ाएंगे, बाकी इसमें और सारे अभी है ना। डेल एट्रीब्यूट है, इसमें डिलीट करेगा, जाने दो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है फॉर्मेट। कौन सा फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या काम करता है, सिंपल सी बात, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपने पढ़ रखी है ना। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हमने फॉर्मेट फंक्शन लगाया था जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट को बताता है, तो आप फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल वहां पर करते थे। देखो कैसे काम करता है, जैसे मैंने कहा कि नेम बराबर हमने क्या ले लिया, अजय। एज बराबर मैंने क्या ले लिया 24, ठीक। और मैं यहां पर प्रिंट करा रहा हूं, प्रिंट में मैंने लिखा हेलो, और यहां पर एक पैरेंथेसिस लगाया, यू आर, फिर पैरेंथेसिस ईयर्स ओल्ड, ठीक। और इतना करने के बाद फुल स्टॉप, देन कॉमा लगा के हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट। क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, FORMAT, और इसके अंदर देना है हमको नेम कॉमा एज। ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो क्या आ रहा है इसमें, हमने क्या मिस कर दिया, अच्छा हाँ डॉट लगाना था यहां हमको ना, सही बात, यहां हम डॉट नहीं लगाए भाई, कॉमा लगा दिए, ठीक। सेव एंड रन, देखो आ गया ना, हेलो अजय, यू आर 24 years old, ठीक। तो फॉर्मेट फंक्शन इस तरीके से काम करता है, लिख लो फटाक से, ये आपका फॉर्मेट फंक्शन हो गया, ठीक। या फिर दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं, और चलो दूसरे तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा एक लाइन में ही आ जाएगा। यहां पर हमने लिखा नेम बराबर ये कॉमा, या फिर बैकस्लैश एन, यहां पर मैंने लिख दिया एज बराबर एक पैरेंथेसिस और, बस। देखो आप किस फॉर्मेट में आंसर आया, नेम बराबर अजय, एज बराबर 24। बात समझ में आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेट फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन। इतना क्लियर हुआ भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेम कॉमा एज लिख लेंगे इसको सारे लोग, आगे चले। फॉर्मेट फंक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रोजन सेट। कौन सा फंक्शन है, फ्रोजन सेट। काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि आपने सेट नामक फंक्शन पढ़ रखा है, मैंने लिखा 3,7,1,9। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट करा रहा हूं क्या, सेट ऑफ एन। एन को किसमें कन्वर्ट किया, एक सेट में, तो कितना आ रहा है 1, 3, 9 और 7, 1, 3, 9 और 7। लेकिन सर अभी मैं इसको यहां उठा के लाता हूं, Ctrl+X, और इसको यहां मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, सेव किया, रन कराया, देखो 1, 3, 9, 7 आ रहा है। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर FROZENSET, फ्रोजन सेट। इसमें होता क्या है, इसमें जो सेट आपका बनता है वो किस फॉर्मेट में बनता है, वो फ्रोजन फॉर्म में बनता है। फ्रोजन का मतलब यह है कि उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि सेट एक अनऑर्डर्ड आइटम है, कोई भी आइटम किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन फ्रोजन सेट में ऐसा नहीं होता। कि हिंदी का मतलब निकालो, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, तो सारे एलिमेंट्स फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है ना। इसको लिख डालो फटाक से, ये फ्रोजन सेट हो गया आपका।
चले आगे। आगे हमारे पास अगला फंक्शन है ग्लोबल्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ग्लोबल्स और लोकल्स, दो फंक्शन, ग्लोबल्स और लोकल्स। एलईजीबी का स्कोप पढ़ा है आपने, एलईजीबी स्कोप पढ़ा है ना, उसी में होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर a बराबर 12, a बराबर 12 और मैं प्रिंट करा रहा हूं किसको? ग्लोबल्स को। किस फंक्शन को प्रिंट कराया मैंने? ग्लोबल्स को। तो देखो ग्लोबल्स में जो भी चीजें हैं, जो भी फंक्शन है आपके, काहे के फंक्शन आ गए भाई? ए बराबर मैंने कितना लिख दिया है? 12 और प्रिंट करा लिया मैंने किसको? ग्लोबल्स को। तो यहां पर क्या आ गया? नेम, मेन, नन, फ्रोजन। अच्छा, जितने आपके फंक्शंस है वो सारे आ गए हैं और लास्ट में यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ए बराबर 12। ठीक है ना? ये आपके मॉड्यूल और डायरेक्टरी के बारे में चीजें लिखी हुई हैं। मतलब ग्लोबली हमने क्या डिफाइन कर रखा है? ए बराबर 12 क्या है? ये ग्लोबल है ना? ये क्या है? ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के ऊपर डिफाइन किया गया हो और पूरे प्रोग्राम में उसका स्कोप हो, वही क्या कहलाता है? ग्लोबल। तो यहां पर एक ही ग्लोबल वेरिएबल है, ए बराबर 12। तो वही ए बराबर 12 यहां पर आउटपुट में आपको दिख रहा है। तो ये किसके थ्रू आया है? ग्लोबल्स फंक्शन के थ्रू आया है। ठीक है ना? ऐसे ही लोकल्स फंक्शन कैसे काम करेगा? देखो देखो, मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया, किस नाम का? अजय नाम का। ठीक, और इस अजय नाम के फंक्शन के अंदर मैंने लिखा x बराबर 4। कितना लिखा? x बराबर 4 और देन मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया लोकल्स को। ठीक हो गया? देखो कुछ दिख रहा है? इस बार लोकल्स को कॉल कराया तो लोकल्स की वैल्यू में क्या आया? x बराबर 4 ही है ना, तो लोकल्स में x बराबर 4 आ गया, क्योंकि ये क्या है? लोकल है। काहे लोकल है? क्योंकि लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं और उनका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही होता है। बाहर x बराबर, देखो बाहर प्रिंट करा के दिखा रहा हूं आपको, अभी समझ में आ जाएगा मामला। मैंने कितना प्रिंट किया? x। सेव करके रन कराया, हमको क्या मिल रहा है? एरर। क्यों? क्योंकि x डिफाइन ही नहीं है। कहां? बाहर। x कहां डिफाइन है? अजय फंक्शन के अंदर। तो अंदर है तो अंदर ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास लोकल्स फंक्शन हो गए और ग्लोबल्स फंक्शन हो गए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है ना? आगे बच्चों हमारे पास एक फंक्शन होता है स्लाइस। स्लाइसिंग पढ़ी है? स्लाइसिंग पढ़ी है ना? स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज किया है आपने ना, रेंज स्लाइस ऑपरेटर। वही आपके पास यहां पर एक फंक्शन भी है स्लाइस नाम का। देखो कैसे, आंसर आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, मैंने लिखा नम बराबर 56, 2, 4, 52, 89, 12, 9 और यहां पर मैंने लिखा यस बराबर यस एल आई सी स्लाइस। स्लाइस मुझको चाहिए 2 से लेकर 5 तक की, 2 से लेकर 5 तक की। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या कर लिया? प्रिंट करा लिया। प्रिंट एन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट कर रहा हूं पैरेंथेसिस के अंदर एस। क्या लिखा? स्लाइस फंक्शन है। कहां से कहां की स्लाइस चाहिए थी मुझको? 2 से 5 तक की। तो 2 से 5 का मतलब 2, 3, 4। ठीक, और हमने किसको अप्लाई किया? किस पर? एन पर। एन क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट में से स्लाइस कटी, कौन सी? 2, 3, 4। 2, 3, 4 का मतलब देखो 0, 1, 2 यहां से चलेगा 3, 4, 2, 3, 4 हो गया ना? ये कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन? स्लाइस फंक्शन, जो कि कैसे काम करता है? बिल्कुल स्लाइसिंग की तरह, स्लाइस रेंज ऑपरेटर की तरह। ठीक, नोट करो, आगे चले फिर। हो गया? कितने फंक्शन हुए बच्चों? कितने? 40, 42 हो गए। आगे चलते हैं। अगला फंक्शन, अगली हेडिंग बनाओ, जिप फंक्शन। पढ़ाया गया है ना? जिप फंक्शन कहां काम करता है? डिक्शनरी पे। ठीक है ना? जो कि 2 लिस्ट को जोड़ के क्या करता था?
हाँ देखो कैसे काम करेगा, फटाक से देखो। जैसे अभी मैंने लिया यहां पर एक लिस्ट ले ली, किस नाम की, नेम नाम की, और नेम में हमने लिखा पहला नाम अजय, दूसरा नाम आरव, तीसरा नाम राज, 3 नाम लिखे। और उसके बाद हमने एज नाम की एक और लिस्ट ले ली। एज में हमने क्या लिखा, 23 साल, 12 साल, 21 साल, ठीक लिखा। अब करना क्या है, हमने यहां पर लिया फॉर नेम एज इन जिप। जिप के अंदर क्या क्या दे देना है आपको, यहां पर नेम्स हो गया और यहां पर एजेस, या फिर नेम और एज लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगा देते हैं हम आई और जे, कंफ्यूजन ना हो आपको, मैंने लिखा आई जे। यहां पर नेम एज, बंद किया। बंद करने के बाद प्रिंट करा हमने। प्रिंट में क्या, एफ स्ट्रिंग लगा दो, और एफ स्ट्रिंग के बाद ब्रैकेट के अंदर आई जे, आई ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट जे, ठीक। ये क्या बन गई, एक एफ स्ट्रिंग, क्या बन गई है, एफ स्ट्रिंग बन गई। सेव करके रन कराया, ध्यान से देखो, आप एक डिक्शनरी हमको मिल गई। अजय की एज 23, आरओ की एज 12, राज की एज 21। तो इस तरीके से जिप फंक्शन आपका काम करता है। 2 लिस्ट है तो दोनों लिस्ट में से पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, ये चेन बंद होती है, एक दूसरे से जुड़ता है, पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे में, ऐसे ही, ठीक है ना। लिखो फटाक से आगे चले फिर। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, अगर ना आ रही हैं तो बता देना भाई। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास इन्यूमरेट। कौन सा फंक्शन है, इन्यूमरेट। जब 51 हो जाए तो बता दीजिएगा, वहीं पर क्लास बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, इन्यूमरेट। हटाएं, चलिए यहां पर इसको मैं हटा देता हूं। अभी नेम को मैंने वैसे का वैसे रख रखा है, किसको, नेम को। अब इन्यूमरेट काम कैसे करता है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा फॉर आई कॉमा नेम इन इन्यूमरेट, ENUMERAT, इन्यूमरेट। और इन्यूमरेट के अंदर हमको क्या दे देना है, सपोज दैट हमको दे देना है यहां पर, ये हमारे नेम्स लिखे हुए हैं ना कुछ, इन नेम्स को दे दे रहे हैं हम लोग, नेम्स, ठीक। और यहां पर मैंने लगाया कॉलन, देन मैं प्रिंट करा रहा हूं। प्रिंट में फिर से एफ स्ट्रिंग के बाद एक ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट, यहां पर आई, फिर एक और करली ब्रैकेट, यहां पर नेम, बंद करिए, सेव करके रन कराइए। ध्यान से देखो क्या आ गया, इन्यूमरेट फंक्शन ने क्या किया, किसी भी इटरेटर के या किसी सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स को एक नंबरिंग फॉर्मेट में रख दिया। कहां से शुरू किया है नंबरिंग, डिफॉल्ट रूप से 0 से। तो अजय 0 पर आए, फर्स्ट पर आरव आए और सेकंड पर राज आ गए, ठीक है ना। इस तरीके से कौन सा फंक्शन काम करेगा, इन्यूमरेट फंक्शन काम करेगा। मैप फंक्शन हो गया है ना, फिल्टर फंक्शन भी हो गया है, वेरी गुड। शॉर्टेड फंक्शन भी बता दिया हमने आपको, जिप फंक्शन भी बता दिया है, CHR भी बता दिया, ORD भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। आगे चले बच्चों, इवैल बचा हुआ है, डिव मोड बचा हुआ होगा, ठीक है ना, इनपुट फंक्शन बचा हुआ है, एग्जीक्यूट फंक्शन बचा हुआ है, बहुत सारे फंक्शन सभी हैं हमारे पास। आगे देखो इवैल फंक्शन क्या काम करता है, बड़ी सिंपल सी बात है। इवैल फंक्शन किसी स्ट्रिंग से रिजल्ट को इवेलुएट करने का काम करेगा। ध्यान से देखो कैसे, मैंने लिखा यहां पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखा 2 + 3, 2 + 3 कितना आएगा, कोई बताएगा मुझको। सेव करके रन कराया तो 2 + 3 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 + 3। लेकिन यहीं पर इसके आगे मैं लगा दे रहा हूं इवैल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इवैल फंक्शन। इवैल फंक्शन लगाया तो अब इस स्ट्रिंग से वैल्यू को इवेलुएट कर लिया गया, 2 और 3 को जोड़ दिया गया, कितना आ गया बच्चों, 5 आ।
ठीक है ना। तो इस तरीके से इवैल फंक्शन काम करेगा। आगे चलते हैं, अगला फंक्शन हमारे पास है div mode फंक्शन। कौन सा फंक्शन? div mode। लिखेंगे div mode, DIV MOD। div mode क्या करता है? डिवीजन भी बताएगा और मॉडुलस भी बताएगा। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर। सपोज दैट हमने लिया 17,5, 17,5 सेव करके रन कराया, आंसर टपल में आ रहा है। किसमें? जरा मुझको बताओ, 17 में 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो देखो यहां पर आंसर 3 आ गया। और शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना। तो ये क्या है? div mode फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? जी, div mode। आगे चलें, नेक्स्ट फंक्शन है एग्जीक्यूट फंक्शन, EXE फंक्शन। काम कैसे करता है ध्यान से देखो। EXEC लिखा, ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, प्रिंट, उसके बाद फिर यहां पर लिखा मैंने अजय, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद और ये बंद। ठीक है ना। सेव करके रन कराया, कितना आ गया? आप किसी कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये क्या करता है? एग्जीक्यूट स्ट्रिंग एज पाइथन कोड। एक स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करेगा किसी पाइथन कोड से। ये पाइथन का कोड लिखा है ना हमने, पाइथन की स्टेटमेंट है, तो उस पाइथन के कोड, उस पाइथन की स्टेटमेंट से स्ट्रिंग को इवैल्यूएट एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है ना। लिख लेंगे इस बात को, एग्जीक्यूट्स अ स्ट्रिंग एज अ पाइथन कोड, एग्जीक्यूट्स अ स्ट्रिंग एज अ पाइथन कोड। समझ में आ गई बात? भैया कितने हो गए? कितने? 47, 48। अगला फंक्शन है कैलेबल। कौन सा फंक्शन है? कैलेबल। देखो कैलेबल क्या काम करता है। कैलेबल समझ रहे हो ना? रिटर्न करेगा ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट पास्ड इज कैलेबल, अदरवाइज फॉल्स। कैलेबल का मतलब गणना करने वाला। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कैलेबल है, गणना करने योग्य, गिनती करने योग्य है, तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। सर कैसे बताइए? देखो फटाक से, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर CALLABLE कैलेबल, और कैलेबल के अंदर मैंने लिख दिया लेंथ। सेव एंड रन। तो लेंथ को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 कुछ लेंथ आती है, तो लेंथ क्या हो गया? कैलेबल हो गया। लेकिन यहीं पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर CALLABLE कैलेबल, और कैलेबल में इसके अंदर इस बार मैंने एक स्ट्रिंग दे दी। किस नाम की? अजय नाम की। सेव करके रन करा रहा हूं। अब स्ट्रिंग को गिना जा सकता है क्या? नहीं, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, स्ट्रिंग को नहीं गिन सकते आप। ठीक है ना। तो स्ट्रिंग हमारी कैलेबल नहीं है, इसीलिए फॉल्स आ गया है। आगे चलें, चलिए आगे है ITER फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ITER फंक्शन। इसको कहते हैं इटरेटर। कौन सा फंक्शन है ये? इटरेटर। ठीक है ना। आई होप ये लास्ट या सेकंड लास्ट फंक्शन होगा, उसके बाद क्लासेस समाप्त, क्योंकि हमने हमारा टारगेट पूरा कर लिया है। हमने एक लिस्ट बनाई 3,6,2 और उसके बाद यहां पर मैंने लिखा ITR नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने फंक्शन लगा दिया ITER। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दे दी? लिस्ट दे दी, और लिस्ट के बाद हमने प्रिंट करा लिया किसको? ITR को। सेव करके रन कराया, आंसर आपको किस फॉर्मेट में मिल रहा है? कहां गया? अच्छा, इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट लगा दो आप, नेक्स्ट, एक फंक्शन और। सेव और रन। कितना मिल गया? 3। कितना मिला? 3। तो ये इटरेटर जो है ना, इटरेटर फंक्शन, ये इटरेट करेगा।
एक एक एलिमेंट को हमने कहा चलो इटरेट करो नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3, फिर से करो कितना आएगा 6, फिर से करो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इटरेटर इस तरीके से चलता है, ठीक। हाँ, जितनी बार चलेंगे उतनी बार ये इटरेट करेगा। नोट करेंगे इसको फटाक से। देखो एक बार फिर से मैंने इटरेट कराया, कितना आया, फिर से करा दूं क्या, चलो फिर से करा देते हैं, कितना आएगा, बात समझ में आई। इटरेटर है ये, क्या है इटरेटर, एक एक को इटरेट कर रहा है। जैसे आप लूप लगाते हो ट्रैवर्सिंग करते हो, इटरेशन होती है। इटरेशन का मतलब एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा, तो मैंने भी एक एक एलिमेंट को एक्सेस करवाया फंक्शन के थ्रू, ठीक। तो यहां पर आपने दो फंक्शन सीखे, पहला ITER फंक्शन, दूसरा नेक्स्ट फंक्शन। कितने हो गए बच्चों 50, हाफ सेंचुरी पूरी। अरे क्या 51वां फंक्शन सर, अभी ऐसा नहीं मुझको याद नहीं है, 51वां फंक्शन भी है। 51वां फंक्शन है फाइल हैंडलिंग में, फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा होगा ओपन फंक्शन, किसी फाइल को ओपन करने का काम करता है। 52वां फंक्शन आपके पास कौन सा है, इनपुट फंक्शन, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, लेकिन अब आपकी क्लास यहीं तक 50 फंक्शन हमने 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लिए, और आपके पूरे किताब के शायद 50 फंक्शन हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको एक बार रिवाइज करिएगा और नोट करके जरूर रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझको बता सकते हो, आपके डाउट्स को और आपकी दिक्कत को तुरंत सॉल्व किया जाएगा, ठीक। दैट्स इट।